दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कुर्कबॉन्ड की यमलोक यात्रा। इसका पहला पार्ट है सुपर जासूस कुर्कबॉन्ड का नया हंगामा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पहले उसको पढ़ ले, नहीं तो आपको इसकी स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो पढ़ते हैं कुर्कबॉन्ड का यमलोक यात्रा। यमराज उनको ले जा रहा है पकड़ के। तो ये जो यहाँ स्टोरी है ये कुर्कबॉन्ड का नया हंगामा की है। तो आप पहले उसको पढ़ लें, उसके बाद फिर यहाँ से हम पढ़ेंगे। आपको अगर ये कॉमिक्स नहीं मिले तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ कुर्कबॉन्ड नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर मिल जाएगी आपको ये कॉमिक्स। कुर्कबॉन्ड की जितनी भी कॉमिक्स डाली है मैंने वे सारी मिल जाएंगी। दोस्तों, आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वहाँ मैंने सारी कॉमिक्स कैटेगरी के हिसाब से डाल रखी है। वह व्यक्ति उन्हें साथ लेकर सेठ गूंगामल से मिलाने चल पड़ा। सिकरी व्यक्ति उन्हें लेकर एक सजे सजाए कमरे में पहुंचा। गुड इवनिंग सेठ जी। इवनिंग, क्या तुम माल लाए हो? जी हाँ सेठ जी, ये रहा। ठीक है, यह पैकेट मेरे आदमी को दे दो और जल्दी पेमेंट लेकर जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। तुम दोनों ने आने में काफ़ी देर लगा दी। इस समय मैंने एक खास व्यक्ति को बुलाया हुआ है जो भी यहाँ पहुँचने ही वाला होगा। शेखर, तुम इससे माल लेकर इन्हें 2 लाख की पेमेंट कर दो। यस सर। इतनी जल्दी भी क्या सेठ जी, पहले ज़रा मेरे दर्शन तो कर लीजिए। व्हाट, तो तुम कुर्कबॉन्ड? बिल्कुल आपने ठीक पहचाना सेठ जी। और यह है मेरा 4P यानी पियोन से लेकर पर्सनल असिस्टेंट मिस्टर मोहन और मोटू। और मुझे विश्वास सेठ जी कि इस वक्त लंजू पंजू की जगह आपको हमारे यहाँ आने का इंतजार रहा होगा। बाय द वे, क्या मैं यह जानने की गुस्ताखी कर सकता हूँ कि नशीले पदार्थों जैसे गैर कानूनी धंधे में लिप्त होने के बावजूद भी आप मुझ पर जैसे नामित जासूस यानी कुर्कबॉन्ड से क्यों मिलना चाहते थे? और अगर किसी से आपकी जान को खतरा है तो यह बात मुझे बताकर आप अपना कौन सा मकसद पूरा करना चाहते थे? ये कमबख्त कबाब में हड्डी बनकर यहाँ कहाँ से टपक पड़े? और असली लंजू पंजू कहाँ मर गए जिन्हें मिस्टर एक्स ने मेरे पास भेजने को कहा था? क्या उनके बारे में मिस्टर एक्स से बाद में बात करूँगा, पहले इन सांपों से निपट लूँ ताकि कहीं ये वक्त से पहले ही मुझे न डस लें। कहाँ खो गए सेठी? जवाब दीजिए, बोलिए, बताइए आखिर यह सब क्या चक्कर है? शेखर, बांका कालिया पकड़ लो इन दोनों को। अरे बाप रे, जल्दी से अपनी मास्टर बॉल निकालूं वरना खैर नहीं। परंतु इससे पहले कि कुर्कबॉन्ड अपनी मास्टर बॉल निकाल पाता, सेठ के गुंडा ने उसे और मोटू को दबोच लिया। सर, क्या इनकी तलाशी ली जाए? कोई जरूरत नहीं, तुम इनका हाथ पैर बांध कर इन्हें गैस चैम्बर में डाल दो। इनके मरने के बाद ही हम इनकी तलाशी लेंगे। ले जाओ इन्हें। और सेठ के गुर्गे उन्हें लेकर एक तरफ चल पड़े। बड़े आए थे मुझसे चक्कर पूछ ली। हाय, अब क्या होगा बॉन्ड भैया? ये लोग तो हमें मारने के लिए गैस चैम्बर में ले जा रहे हैं। बूहू। हाँ, शायद हम दोनों की मौत बहुत ही भयानक होगी। पीछे गरी सेठ के गुर्गों ने उन्हें ले जाकर गैस के चैम्बर में डाल दिया। हाय हाय बॉन्ड भैया, मुझे बचा लो, मैं भी मरना नहीं चाहता। बू, रो रहा मोटू। पहले मोटू, तुम्हारी जान तो मैं तब बचाऊं जब मेरी अपनी जान बच रही हो। पता नहीं मेरी मौत के बाद मम्मी का क्या होगा। बू, ये भी रो रहा है। बाकी गैस का बटन दबाओ। ओके मिस्टर शेखर। अगले ही पल खट गैस निकल रही है। और सिगरी, बॉन्ड भैया मेरा दम घुट रहा है। खो 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 खो, सांस रोक लो मोटू भाई, फिर हम दम नहीं घुटेगा। खो खो, बॉन्ड भैया लगता है मौत सामने देखकर तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं जो तुम अनाप शनाप बक कह रहे हो। खो खो। अब अबे यार, ऐसे मौके पर तो अच्छों की अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं। फिर मेरी तो बात ही क्या है, मैं तो एक छोटा सा जासूस हूँ, मनमोजी से भी छोटा, तुमसे भी छोटा। खो खो। और कुछ ही देर के बाद कुर्कबॉन्ड और मोटू एक तरफ बेहोश होकर लेट गए। उसके बाद वहाँ पर 2 यमदूत प्रकट हुए। सुनो, चलो, एक को तुम संभालो, दूसरे को मैं संभालता हूँ। ठीक है, मैं उस मोटे की आत्मा को संभालता हूँ, तुम पतलू की आत्मा को संभालो। शेरी, दोनों यमदूतों ने कुर्कबॉन्ड और मोटू की आत्माओं को रस्सियों से बांध दिया। अब तुम दोनों बिना चूचपड़ किए सीधे सीधे हमारे साथ चले चलो। लेकिन आप लोग कौन है मास्टर, और हमें कहाँ लिए जा रहे हैं? हम यमराज जी के दूत हैं और तुम्हें यमलोक लिए जा रहे हैं ताकि यमराज जी तुम्हारी जिंदगी का लेखा जोखा देखकर तुम्हारी सजा या अगली जिंदगी के बारे में तजवीज़ कर सकें। लेकिन तुम्हारे यमराज जी हमें सजा कैसे देंगे? हमारे शरीर तो नीचे ही रह गए हैं।
अरे मूर्ख, हमारे लोक में सजा शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को दी जाती है। यदि तुमने मनुष्य जीवन में अच्छे कर्म किए होंगे तो तुम्हें अगला जीवन स्वर्गलोक में मिलेगा, और यदि बुरे काम ज़्यादा किए होंगे तो तुम्हें ऐसे दंड देकर पुनः मर्तलोक में यानी पृथ्वीलोक पर अच्छे कर्म करने के लिए भेज दिया जाएगा। वैसे न्याय दंड कैसे होंगे यमदूत जी? ऐसे न्याय दंड, हा। पहले तुम्हारी आत्मा को आरी से 2 हिस्सों में विभक्त कर दिया जाएगा, उसके बाद खोलते पानी में डाल दिया जाएगा। इसके बाद तुम्हें विशालतम लाल समुद्र में डाल दिया जाएगा, वहाँ भयानक भयानक जानवर तुम्हें नोचेंगे। यदि और पाप किए होंगे तो कटीले रेगिस्तान पर घसीटा जाएगा। इस तरह तुमने जितने ज़्यादा पाप किए होंगे उतनी ज़्यादा तुम्हें भी बिन सजाई भी दी जाएंगी, वह भी ज़्यादा से ज़्यादा कठोर और ज़्यादा से ज़्यादा भयानक। और यदि तुमने पाप से ज़्यादा पुण्य किए होंगे तो यदि पाप से थोड़े से ज़्यादा पुण्य किए होंगे तो तुम्हें कुछ माह या कुछ वर्षों तक के लिए स्वर्गलोक का आनंद लेने के लिए भेज दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर तुम्हें मृत्युलोक भेज दिया जाएगा। और यदि हमने बहुत ज़्यादा पुण्य किए होंगे तो तब तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए स्वर्गलोक में ही वास दे दिया जाएगा। वहाँ तुम्हें हर वस्तु का सुख होगा, जो चाहोगे मिलेगा। तुम्हें वहाँ किसी किस्म का कोई कष्ट नहीं होगा। वाह, फिर तो मुझे स्वर्गलोक ही चाहिए, चाहे वहाँ पहुँचने के लिए मुझे कितने ही पापड़ क्यों न बेलने पड़े। अच्छा यमदूत जी, एक बात और बताइए, यदि हमने कोई पाप किया ही नहीं होगा तो फिर हमें कौन सा लोक मिलेगा? तब तो तुम देवता कहलाओगे और माने जाओगे। तब यमराज जी तुम्हें किसी भी देवलोक का राजा बना देंगे, इंद्र देवता की तरह, या तुम आज आन बान और शान से रहोगे। वाह, हूँ इतना खुशकिस्मत मैं कहा हूँ जो किसी देवलोक का राजा बना दिया जाऊँ। हाँ, शायद बोर्न भैया इतने खुशकिस्मत हो, नहीं किसी देवलोक की गद्दी हाथ नहीं लग सकती, क्योंकि कोई ना कोई पाप तो मुझसे अवश्य ही हुआ होगा, और नहीं तो कम से कम अपने डैडी का दिल दुखाने का पाप तो मेरे खाते में चढ़ा ही होगा। इसलिए देवलोक की गद्दी का ख्वाब भी नहीं लेना चाहिए। अच्छा यमदूत जी, एक बात और बताइए। वह बस आगे अब एक सवाल भी मत पूछना, वरना हम तुम्हें अपने वाहनों के मुंह में डाल देंगे। रे बाप रे, फिर तो चुप रहने में ही भलाई है। और वास्तव में कुरुबंड और मोटू ने उसके बाद कोई सवाल नहीं किया। इधर सेठ गुंगामल की कोठी में वे दोनों मर चुके होंगे। एग्जॉस्ट फैन ऑन कर दो ताकि गैस चैम्बर से बाहर निकल जाए। यस सर। अगले पल न दिखाई देने वाला एग्जॉस्ट फैन ऑन कर दिए गए और गैस तेजी से चैम्बर के बाहर जाने लगी। खट। जल्दी से दोनों की तलाशी लेकर इनकी लाश ठिकाने लगा दो। यस सर। लेकिन कुरुबंड और मोटू की तलाशी लेने पर, सर इसकी जेब में तो कुछ भी नहीं है, इस मोटे की जेब भी खाली है सर। क्या बकते हो, अच्छी तरह से तलाशी लो, यह वह पैकेट स्वयं कुरुबंड ने तुम्हें दिखाया था। जी। और उसके बाद कुरुबंड और मोटू की तलाशी अच्छी तरह से ली गई, लेकिन उसके बाद भी ना तो उनके कपड़ों के अंदर और ना ही बाहर पैकेट तो क्या, कागज का कोई टुकड़ा भी नहीं मिला। सर इसके पास वाकई में कुछ नहीं है, और फिर वह पैकेट कहाँ चला गया? सर मुझे आश्चर्य तो इस बात पर हो रहा है कि इनके पास पैकेट न मिला न सही, लेकिन इनकी जेबों में कुछ न कुछ तो होना चाहिए था, जबकि इन दोनों की जेबों से कागज का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। हाँ, यह बात भी विचारनीय है, ये दोनों बिल्कुल खाली हैं, जेब तो यहाँ नहीं आ नहीं सकते थे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी आत्माएं जेब की सारी चीज़ें अपने साथ ये यमलोक ले गई हो? शटअप मूर्ख कहीं के। तभी सर क्या हुआ, नाश की जड़ चिल्ला क्यों रहे हो? सर गजब हो गया, पुलिस आई है और वह कोठी की तलाशी लेना चाहती है। राम सिंह थानेदार पटाका सिंह के बातों में उलझाए हुए है। और फिर पुलिस अचानक यहाँ कहाँ से पहुँच गई? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कुरुबंड आते वक्त पुलिस को फ़ोन करके आया हो, क्योंकि थानेदार पटाका सिंह कुरुबंड को की काफ़ी मानता है। कुरुबंड की बदौलत ही वह थानेदार की पोस्ट तक पहुँचा है। हो सकता है यही बात हो। सुनो, तुम दोनों फौरन इन दोनों की तलाशों को तय खाने में डाल दो। जब पुलिस तलाशी लेने के बाद यहाँ से चली जाएगी तब लाशों को कहीं ठिकाने लगा देना। ठीक है सर। कुछ व्यक्ति तुरंत कुरुबंड और मोटू की लाशों को उठाकर एक तरफ चल पड़े। शेखर तुम जल्दी से गैस चैम्बर को अंडरग्राउंड कर दो। यस सर।
शेखर ने एक बटन दबाया तो शीशे का गैस चैम्बर घूमता हुआ फर्श के भीतर धंसता चला गया। घर कुछ ही क्षणों बाद वहां एक साधारण सा कमरा दिखाई दे रहा था। वह अब तुम लोग यहाँ अपनी टेबल कुर्सी लगाकर अकाउंट्स व अन्य कामों में जुट जाओ ताकि किसी को भी तुम लोगों पर संदेह नहीं होना पाए। यस सर। उसके बाद सेठ गूंगामल लंबे डंग भरता हुआ ड्राइंग रूम की ओर चल पड़ा। जब सेठ गूंगामल अपने ड्राइंग रूम में पहुंचा, नमस्कार सेठ जी। अरे इंस्पेक्टर साहब आप? कहिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूँ सेठ जी, मुझे आपकी कोठी की तलाशी लेनी है। यह रहा सर्च वारंट। सर्च वारंट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर साहब, बस इतना ही बता दीजिए कि आपको हमारी कोठी की तलाशी लेने की यह अचानक जरूरत कैसे पड़ गई। मैं विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि आपकी कोठी में नशीले पदार्थों का गैर कानूनी धंधा होता है, और इसका मतलब यह हुआ कि कुर्कबॉन्ड ने ही इन्हें यह सूचना दी थी। चलो अच्छा हुआ उनकी लाशें चैम्बर समेत कमरे से हटा दी गई। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? यह सब झूठ है। भला मेरी कोठी में गैर कानूनी धंधा? सॉरी सेठ जी, जब तक तलाशी नहीं ले ली जाती मैं इस संबंध में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। यदि यह बात है तो आप शौक से तलाशी ले सकते हैं। धन्यवाद सेठ जी। उसके बाद पुलिस पूरी जोश से तलाशी लेने में जुट गए। उन्होंने एक कमरे का निरीक्षण किया। लेडीज लेटरिन और बाथरूम तक उन्होंने चेक किया, लेकिन पटाखा सिंह के हाथ कोई ऐसा सूत्र नहीं लगा जिसे प्रमाणित हो सके कि सेठ गूंगामल गैर कानूनी धंधा करता है। आश्चर्य, कुर्कबॉन्ड ने इस तरह का मजाक क्यों किया? फिर वह स्वयं ही कहाँ है? मेरे लिए और कोई हुक्म इंस्पेक्टर साहब? मैं मिली इन्फॉर्मेशन गलत थी सेठ जी, इससे आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा इजाज़त दीजिए। फिर सेठ जी से विदा लेकर पटाखा सिंह कोठी से बाहर निकल गया, लेकिन रह रहकर एक बात अभी भी उसके मन में खटक रही थी। नहीं, कुर्कबॉन्ड मेरे साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकता, जरूर दाल में कुछ काला है। सुनो, तुम चारों सेठ जी की कोठी की सावधानी से निगरानी करोगे, और जब तक मैं आदेश न दूं तुम लोग निगरानी से नहीं हटोगे। यस सर। उसके बाद पटाखा सिंह बाकी सिपाहियों के साथ वापस लौट गया और निर्देशित चारों सिपाही कोठी के चारों तरफ फैलकर कोठी की निगरानी करने लगे। सेक्रेटरी सर, हमारी एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। क्यों, क्या हुआ? हम तो कोठी पर निगरानी रखी जा रही है, इनको पता चल गया। सर, इंस्पेक्टर पटाखा सिंह तो वापस चला गया, लेकिन चार सादी पोस्ट में सिपाहियों को कोठी की निगरानी पर लगा गया है, और उनके रहते कुर्कबॉन्ड और 6 साथी मोटू की लाश को कोठी के बाहर ले जाकर ठिकाने लगाना खतरे से खाली नहीं होगा। यह तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ सर, सच से मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। ओ, यह तो वास्तव में बहुत बुरा हुआ। खैर, तुम ऐसा करो, उन दोनों धतूरे के बीजों को कोल्ड रूम में रखवा दो ताकि उनकी लाशें न छड़े। जब 1-2 दिन में पुलिस की निगरानी हट जाएगी तब उनकी लाशों को ठिकाने लगा देना। ठीक है सर। साले कम वक्त मर गए, लेकिन मरते मरते भी एक इल्लत मेरे गले में बांध गए। बांका बिहारिश, तुम लोग ध्यान से सुनो। कुछ दिनों के लिए तुम लोग कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे निगरानी करने वालों को कोई संदेह हो, समझ गए? यस सर। शीघ्र ही यमदूत कुर्कबॉन्ड और मोटू को लेकर एक विशाल किंतु भयानक ढंग से बने महल के सामने उतरे। अरे या तुम किस भयानक स्थान पर आ गए? हम, हजूर यमदूत जी, या आप हमें किस नरक में ले आए? आप तो कुछ बताइए, आखिर कब तक आप हमारी बोलती बंद रखेंगे? खामोश मूर्ख, यह नर्क नहीं बल्कि यमलोक है। यहाँ तुम्हारे पाप और पुण्य का फैसला होना है। वो तो यह भयानक शहरी यमलोक है। ये यमदूत तो कहते थे कि हमारा पृथ्वीलोक यानी मृत्युलोक की सब लोकों में सबसे भयानक है। सुनो, तुम दोनों को चुपचाप हमारे साथ महल के भीतर चलना है। यदि तुमने कोई शोर शराबा किया तो महाराज यमराज जी तुम्हें कोई भयानक दंड दे सकते हैं। चलो। यमदूत ने लेकर उस महल के भीतर दाखिल हुआ। बाप रे, बाहर की तरह भीतर का माहौल भी भयानक है। मुझे तो जुर्री सी आ रही है। हाय, छोटी सी उम्र में इतने भयानक लोक की यात्रा करनी पड़ेगी, यह तो कभी सोचा भी नहीं था।
शिखर यमदूत उन्हें लेकर एक लंबे चौड़े कमरे में पहुंचे, जहां विशालकाय एवं भयानक चेहरे मोरे के यमराज जी अपने सिंहासन पर मौजूद थे। महाराज की जय हो। और उन दोनों को देखकर कुरुकमंड को अपने पिता धमाका सिंह की याद हो आई और अगले पल उन्होंने सिंहासन पर बैठे यमराज को अपने पिता धमाका सिंह के रूप में दिखाई देने लगे। आह डैडी, आप यहाँ भी आ गए। वो हमारा फूफा जी तो हमसे पहले यहाँ पहुँचे, अब हमें किसी का कोई डर नहीं है। क्या हो गए हैं? सारे हैरान हो गए। अगले पल मुझे क्षमा कर दीजिए डैडी, समय न होने के कारण मैं आपकी आज्ञा का पालन न कर सका, शरीफों जैसा हुलिया न बना सका, लेकिन मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया फूफा जी, इसलिए मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरे सारे पाप माफ कर दीजिए। अरे परे हटो मृत्यु लोकवासियों, मेरे पैरों को हाथ लगाकर मुझे अपवित्र मत करो। ये आप क्या कह रहे हैं डैडी? या तो आप हमें घर पर नित्य अपना पुलिसिया डंडा दिखाकर अपने कदमों पर नाक रगड़ने के लिए कहते थे, और कहाँ यह अब यह कह रहे चुके हैं कि हमारे आपके पैरों को हाथ लगाने से आप अपवित्र हो जाएंगे। हाँ फूफा जी, मुझे तो अपनी आंखों पर और कानों पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है। कहीं आप यहाँ आकर हमें भूल तो नहीं गए? खामोश मूर्खो, मैं तुम्हारा कोई डैडी या फूफा नहीं हूँ, मैं यमराज हूँ, यमराज यानी यमलोक का राजा यमराज। है कहीं आप हमारे मजाक तो नहीं कर रहे हैं फूफा जी का हमसे? सच? यस डैडी, सच सच बताइए, कहीं सिंहासन पर बैठने के बाद आपकी नीयत तो नहीं फिर गई है? खामोश दुष्टो, हमसे दिल लगी करते हो, यानी मौत के देवता यमराज से सुनो, यदि अब तुम दोनों में से किसी ने एक शब्द भी मुंह से निकाला तो हम उसे जमीन में गड़वाकर उस पर अपने लोक के चूहे छुड़ा देंगे। चूहे? हाँ चूहे, जो तुम्हारे लोग के हाथियों से भी चौगुने हैं। अरे बाप रे, तब तो खामोश रहने में ही भलाई है। उसके बाद चित्रगुप्त जी। हाँ जी महाराज, आप जल्दी से अपने कार्यालय से इन दोनों के जन्म मृत्यु या पाप पुण्य का खाता लेकर आइए। जो आज्ञा प्रभु कहकर चित्रगुप्त जी वहां से चले गए, लेकिन शीघ्र ही वे बद्धवा से दौड़े दौड़े पुनः वहां पहुंचे। गजब हो गया प्रभु, गजब हो गया। क्या हुआ चित्रगुप्त जी, आप इतने घबराए हुए से क्यों हैं? बात ही कुछ ऐसी है प्रभु, जिन्हें आपके दूत पकड़ कर लाए हैं, ये दरअसल वे नहीं हैं जिन्हें पकड़ कर लाना था। इन दोनों के खातों में तो अभी बहुत लंबी आयु लिखी है। क्या? वो नहीं, हमारे दूतों से ऐसी गलती हरगिज नहीं हो सकती। निश्चय ही आपको भ्रम हुआ है? मुझे भ्रम हो सकता है महाराज, लेकिन मेरी भैयों को नहीं। मेरे भैयों में दर्ज विवरण के मुताबिक यह इस समय लंजू पंजू नामक दो व्यक्तियों को होना चाहिए था, जबकि ये दोनों लंजू पंजू हरगिज नहीं हो सकते। ये आप क्या कह रहे हैं चित्रगुप्त जी? यदि ये दोनों लंजू पंजू नहीं है तो फिर कौन है? प्रभु, आपके इस प्रश्न का जवाब तो आपके दूत ही दे सकते हैं। मैं भला इस संबंध में क्या कह सकता हूँ, लेकिन हम तो आपके बताए व्यक्तियों को ही आत्माओं को लाए हैं चित्रगुप्त जी। आपने कहा था कि आज हमें मृत्युलोक के भारतवर्ष नामक देश से लंजू पंजू नाम के दो व्यक्तियों की आत्माओं को लाना है, जो सेठ गुंगामल की कोठी नंबर 13 लिंक रोड में 7:10 पर मृत्यु को प्राप्त होंगे। मैंने ठीक कहा था, लेकिन ये दोनों वह नहीं है। इनमें से एक का नाम कुरुकमंड उर्फ अनोखेलाल और दूसरे का नाम मोहन उर्फ मोटू है। परंतु 7:10 पर तो हमें वहाँ यही दोनों मृत्यु को प्राप्त होते मिले थे। सत्यानाश, फिर जरूर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है। ठहरो, मैं इन दोनों से ही पूछता हूँ। यह तुम दोनों लंजू पंजू की जगह सेठ गुंगामल की कोठी पर कैसे पहुंच गए, और लंजू पंजू की जगह तुम दोनों कैसे मारे गए? हा, वाह क्या बात है, गलती खुद करते हैं और जवाब दूसरों से मांगते हैं, यानी मारते खुद हैं और मरने पर पूछते हैं तुम कैसे मरे। कमाल है, भगवान भी गलती करते हैं, या तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लगता है यहाँ का हिसाब किताब भी अंधेर नगरी चौपट राजा की तरह है। खामोश, ठीक से जवाब दो, वरना मैं अभी तुम दोनों का जमीन में जिंदा गड़वा दूंगा। तब जल्दी से गड़वा दीजिए महाराज, ताकि आपके ऊपर जो हेड धर्मराज जी हैं उन्हें भी मालूम हो सके कि आप क्या उल्टा सीधा काम करते हैं, क्या क्या गड़बड़ी करते हैं, और फिर अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, अपनी भूल को ढकने के लिए बेगुनाहों पर क्या क्या जुल्म ढाते हैं, कैसे कैसे अत्याचार करते हैं। हे राम, यह मैं किस मुसीबत में फंस गया।
अब क्या हुआ चित्रगुप्त जी, हम अपने दूत से हुई भूल के बारे में महाराज धर्मराज जी को क्या जवाब देंगे? यदि उन्हें हमारी इस लापरवाही के बारे में जरा सी भी भनक लग गई तो न जाने वे हमें क्या सजा दें। मेरी समझ में तो केवल एक ही उपाय है महाराज की, इन्हें तुरंत मृत्युलोक में धक्का देकर इन्हें इनका शरीर वापस दे दीजिए, वरना आपकी खड़िया खड़ी होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने इनका पाप पुण्य का खाता भी देखा है, इनके खाते में एक भी पाप नहीं है, सब पुण्य ही पुण्य है। यदि धर्मराज जी को यह मालूम हो गया कि आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दो देवता स्वरूप मनुष्यों को की आत्माओं को जबरन यहाँ लाया गया है, तो न केवल आपको इस भूल का दंड भोगना पड़ेगा, बल्कि हो सकता है वे आपको पदच्युत करके इन दोनों में से किसी एक को आपका सिंहासन सौंप दें। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए चित्रगुप्त जी, हम अपने आप को छोड़ सकते हैं लेकिन सिंहासन को नहीं। तो फिर देर मत कीजिए महाराज, तुरंत अपने दूतों को आज्ञा दीजिए कि वे इन्हें सादर मृत्युलोक में पुनः छोड़ाए। ठीक है, मैं ऐसा ही करवाता हूँ। दूतों जाओ, हमारे अजीज मेहमानों को बाइज्जत इनके लोक में पहुँचाओ। ध्यान रहे हमारे दोस्तों को मार्ग में किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और हाँ, इन्हें आरामदायक वाहनों पर ले जाना जो आज्ञा महाराज। और सुनो, इनके स्थान पर लंजू पंजू को लेकर आना न भूलना। मेरे विचार से वे अब तक सेठ गूंगामल की कोठी पर अवश्य पहुंच चुके होंगे। जी महाराज। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे दूतों की छोटी सी गलती से आप दोनों को जो कष्ट उठाना पड़ा उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप दोनों इनके साथ जाइए, ये आपको पुनः आपके शरीर में पहुंचा आएंगे। कुरुकबंड तो अब तक मन ही मन एक योजना बना चुका था। क्षमा मांगने से अब कुछ नहीं होने वाला महाराज। गलती आपने की है, इसलिए इस गलती का फल भी आपको भुगतना पड़ेगा। क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहते हो? सिर्फ यही कि अपने लोक में जाने से पहले हम धर्मराज जी को सारी बात बताना चाहते हैं। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम तुम्हें उनसे हरगिज नहीं मिलने देंगे। तब हम भी आपके दरबार से 1 इंच भी नहीं हिलेंगे, चाहे आप हमें जमीन में ही दफन क्यों न कर दे। हाँ, यह किन चालाक इंसानों की आत्माओं से पाला पड़ गया। चित्रगुप्त जी, आप ही समझाइए ना इन्हें कि ये हमारी बात मान ले, ये दोनों तो हमारी जान के जंजाल बनते जा रहे हैं। ठहरिए महाराज, मुझे सोचने दीजिए। कहकर चित्रगुप्त जी किसी सोच में डूब गए। तो दोस्तों, चित्रगुप्त जी ने समस्या का क्या हल निकाला और कुरुकबंड मोटी यमलोक के साथ साथ स्वर्गलोक की भी यात्रा कर सके, और गूंगामल साथियों क्या हुआ, तो इन सारे प्रश्नों उत्तर पढ़ेंगे कुरुकबंड और स्वर्गलोक में हंगामा। तो मिलते हैं इसमें। और दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो मिलते हैं कुरुकबंड और स्वर्गलोक के हंगामे में।